अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज जो है वो हमारे रिवीजन क्लास का फर्स्ट डे है, जिसके अंदर हम PRC 4 की रिवीजन क्लास है ये आज की हमारी। इसके अंदर हम लोग जो है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट आई के आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं उन सब को जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करें। तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने फुल कंसल्टेशन के साथ जो है वो मेरे साथ रहना है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आए आप वहाँ पर जो है वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम एसिड को डिस्कस करते हैं। एसिड हमारे पास क्या है? एसिड की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो एसिड क्या कहता है? अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज द रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो, और वो कंट्रोल कैसे आया हो कि आपने माजी में उसके अंदर कोई काम किया हो, कोई इवेंट किया हो जिसकी वजह से आपके ऊपर इसका कंट्रोल आया। जैसे अगर आपने कोई बाइक परचेज की है तो आपका आज वो एसिड है, लेकिन माजी में आपने क्या किया होगा? पैसे दे के उस बाइक को परचेज किया होगा, ठीक है, और आज उसके ऊपर आपका कंट्रोल भी है, आपका इकोनॉमिक रिसोर्स भी है। तो ये हमारे पास क्या है? एसिड है। तो एसिड क्या है? अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एट द रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल भी हो, जिसको जो है वो किसी पास इवेंट की वजह से वो राइज भी हो, और आज वो आपका इकोनॉमिक रिसोर्स भी हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली कि वो हमारे पास क्या है? हमारी मोटरसाइकिल होगी। एसिड को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, करंट एसिड्स में, नॉन करंट एसिड्स में। करंट एसिड क्या होते हैं? करंट एसिड हमारे पास ऐसा एसिड होता है जिसकी लाइफ जो है वो क्या हो? लेस देन 1 ईयर। वो हमारे पास क्या है? हमारा करंट एसिड है। और नॉन करंट एसिड्स क्या होता है? ऐसा एसिड जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, वो हमारे पास नॉन करंट एसिड होता है। ऐसे ही है। नेक्स्ट आगे करंट एसिड, नॉन करंट एसिड्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास डिस्कशन क्या है? एसिड दैट प्रोवाइड द इकोनॉमिक बेनिफिट इन द शॉर्ट टर्म, यूजली 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल कैश एंड ट्रेड रिसीवेबल। तो करंट एसिड की एग्जाम्पल आपके पास क्या हो सकती है? कैश, ट्रेड रिसीवेबल। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में होंगे। नॉन करंट एसिड क्या होते हैं? ऐसा एसिड जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो और जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देता हो ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। जैसे बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी हो गया। इसकी लाइफ 1 साल तक तो नहीं होती, 1 साल से ज़्यादा ही होती है। बिल्डिंग की, प्रॉपर्टी की, प्लांट की लाइफ 1 साल से ज़्यादा तक होती है। तो ये हमारे पास क्या होंगे? ये हमारे पास नॉन करंट एसिड होते हैं। लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज हमारे पास क्या होती हैं? लाइबिलिटीज हमारे पास होती हैं अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज एट द रिजल्ट ऑफ पास इवेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी होती है कि हम उसको अपना इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर कर दें। किस वजह से? कोई पास्ट में हमने इवेंट किया होगा, मतलब हमने उससे पैसे लिए होंगे, पैसे लिए होंगे ना, तो पास्ट में हमने उससे पैसे लिए होंगे, आज हमने उसको पैसे वापस करने हैं और उसके एवज हमें अपना कोई इकोनॉमिक रिसोर्स यानी कि कैश देना होगा या बैंक से निकाल के देना होगा। तो ये हमारे पास क्या है? लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी की कितनी टाइप्स होती हैं? इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या है? जो 12 माह से या 12 माह या 12 माह से कम, लेस देन 1 ईयर हो, वो हमारे पास क्या है? करंट लाइबिलिटी। जैसे ट्रेड पेबल्स हो गए, यूटिलिटी बिल्स वगैरह हो गए। और नॉन करंट क्या है? जो मोर देन 12 मंथ्स हो, 12 माह से ज्यादा हो, तो वो हमारे पास क्या होंगे? जैसे लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती है? ऑनर जो बिजनेस से पैसा ले जाता है वो क्या होती है? हमारे पास ड्राइंग्स होती हैं। ड्राइंग्स आपके पास कैश फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स फॉर्म में भी हो सकती है। लेट्स सपोज अगर आप लैपटॉप का काम करते हो और ऑनर उठाकर लैपटॉप लेके चला गया तो ये क्या है? गुड्स की ड्राइंग्स है। और अगर ऑनर गले में से पैसे ले जाता है तो ये क्या है? कैश की ड्राइंग्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? वो पैसा जो ऑनर बिजनेस के अंदर लेकर आता है
यानी कि ओनर का कैपिटल वो हमारे पास इक्विटी होती है। और इक्विटी को हम किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विटी इज इक्वल टू एसिड माइनस लाइबिलिटी, या एसिड इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। इस इक्वेशन को आप इस तरह भी जो है वो लेके जा सकते हो। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एसिड हमारे पास क्या है जी? एसिड हमारे पास 60,000 है। लाइबिलिटी हमारे पास क्या है? 15,000। ऑनर कैपिटल हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? इक्विटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? एसिड माइनस लाइबिलिटी। तो एसिड में से लाइबिलिटी निकाल के बताएं आंसर क्या आता है? 45,000। 45,000 समझ आई? ये कैसे हुआ? इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपके सामने आ रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए इक्विटी इज इक्वल टू एसिड माइनस लाइबिलिटी। तो ये हमने ऑनर की इक्विटी को निकालना है, तो हमने एसिड में से लाइबिलिटी माइनस कर दी, हमारे पास आ गई। और अगर इसी तरह मैं आपको कहूँ आपने लाइबिलिटी निकालनी है, यहाँ पे हमारे पास एसिड भी है, लाइबिलिटी नहीं है, ऑनर इक्विटी निकालनी है, तो निकाल के बता दें क्या आती है? 53,000। समझ आ गई? आगे चलते हैं। इनकम, इनकम क्या होती है जी हमारे पास? इनकम अराइज होती है अगर आपका एसिड इंक्रीज हो रहा हो, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इक्विटी इंक्रीज कर रही है। एग्जांपल, ऑनर बिजनेस के अंदर पैसे लेकर आ रहा, आपकी इक्विटी भी इंक्रीज हुई, आपका एसिड भी इंक्रीज हुआ। एंट्री क्या पास की होगी? एसिड डेबिट, यानी कि कैश डेबिट, और इक्विटी को आपने क्या किया होगा? इक्विटी क्रेडिट की होगी। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है? इंक्रीज इन एसिड हुआ है और इंक्रीज इन लाइबिलिटी हुई है, या आपकी इनकम बढ़ गई है। तो ये हमने देख लिया कि जी हमारी इनकम बढ़ गई है। नेक्स्ट, इसी में अगर वो कह रहा है डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो और इंक्रीज इन इक्विटी हो, अब इस एग्जांपल को देख लेते हैं। और दिया हुआ है ना बीच में, या इनकम किस किस सोर्सेज से आ सकती है? या तो इस तरह इनकम आ जाए कि इंक्रीज इन एसिड हो, इंक्रीज इन इक्विटी हो, या डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो, इंक्रीज इन इक्विटी हो। इस सिचुएशन को देख लेते हैं। आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है लेकिन आपकी इक्विटी बढ़ रही है। क्या किया होगा यहां पे आपने? लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है लेकिन आपकी इक्विटी बढ़ रही है। कोई बच्चा ऐसी एग्जांपल देते मुझे। लाइबिलिटी कम करनी है सर जी, आप लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं। लाइबिलिटी आपने कम करनी है और इक्विटी इंक्रीज करनी है। इक्विटी किस किस सूरत में इंक्रीज हो सकती है? इक्विटी या तो ऑनर लेकर आ रहा है तब इंक्रीज हो सकती है, या जो है इक्विटी हमारी प्रॉफिट से इंक्रीज होती है, क्योंकि प्रॉफिट भी अल्टीमेटली कहाँ पे जाना होता है? इक्विटी में जाना होता है। जब हम एस एफ पी बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, और एस ओ सी आई बनाते हैं, तो एस ओ सी आई से प्रॉफिट उठा के एस एफ पी में नहीं लेकर आ रहे होते। ठीक है बेटा, ये रिवीजन क्लास चल रही है, ये आपको डे वन से नहीं मैंने सिखाना। आप अगर आपको डे वन के लेक्चर चाहिए, वो एस सी लर्निंग के यूट्यूब चैनल से आप जाके ले लो, वहाँ डे वन से लेक्चर पड़े हुए। तो ये चीज़ें यार डे वन वाली नहीं है, ये अब आप रिवीजन कर रहे हो, अपने तमाम कोर्स को रिवाइज कर रहे हो, तो रोज़ के दो दो चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप मिच्योर हो जाओ इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है, और रिजल्ट क्या हो रहा है? आपकी इक्विटी इंक्रीज कर रही है। और कहां से आती है जी इनकम? क्या ऑनर मोर कैपिटल इन्वेस्ट कर दे? जैसे मैंने आपको बताया, ऑनर मोर कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो आपका एसेट भी बढ़ता है, आपकी इक्विटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट, इनकम को क्या किया गया? दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, एक रेवेन्यू में और एक अदर आइटम्स में। रेवेन्यू से क्या मुराद है मेरा? सेल।
जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, या आप कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं या आप चार्टर अकाउंटेंट हैं तो आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके एवज आप क्या लेंगे, फ़ीस लेंगे। ये भी आपका क्या फ़ीस, क्या आपका रेवेन्यू है। या तो आप सेल ऑफ गुड्स, कोई लैपटॉप वगैरह बेच रहे हो, कोई टेस्ट सेशन सेल कर रहे हो तो वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, या आप कोई सर्विसेज वगैरह दे रहे हो तो वहाँ से आप फीस वगैरह ले रहे हो, तो यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। अब इसके अंदर हुआ क्या है, सेल आपकी क्या हुई है, रेवेन्यू की वजह से सेल आपकी क्रेडिट हुई होगी, और कैश आया होगा वो डेबिट हो गया होगा। ये एंट्री की होगी ना, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। फीस में क्या किया होगा, कैश डेबिट, सर्विसेज के बाद जो भी आपने सर्विसेज दी होंगी उनको आप क्रेडिट कर दोगे। अदर इनकम जो रेवेन्यू के अलावा आती है, अदर इनकम बहुत तरह की हो सकती है आपके पास। कोई आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं, उसके ऊपर आपको लोन मिल रहा है, या अगर आपने कोई अपना नॉन करंट एसेट जो है वो डिस्पोज कर दिया, उसका डिस्पोजल कर दिया, उसको बेच दिया, उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट आया वो आपका क्या है, अदर इनकम है। अदर इनकम को आप कहाँ पे लिखते थे, अदर इनकम को ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जाके नहीं लिखते थे, जीपी के नीचे। एक्सपेंस, खर्चा। एक्सपेंस करता क्या, डिक्रीज इन एसेट करता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी करता है। या तो डिक्रीज इन एसेट करेगा या लाइबिलिटी में इंक्रीज करेगा। या तो खर्चा आप कैश से करोगे या खर्चा आप उधार से करोगे, जो भी देना होगा आपने वो लाइबिलिटी होगी आपकी। जैसे कोई एंट्री पास कर लेते हैं, आपने यूटिलिटी बिल दिया और बिल आपने कैश पे दिया, यूटिलिटी बिल डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब आपका एसेट डिक्रीज हो गया। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, आपने यूटिलिटी बिल उधार पे दे दिया, अभी आपने पे करना है, यूटिलिटी बिल डेबिट और यूटिलिटी बिल पेएबल क्रेडिट, अब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। समझ आ गई। और अल्टीमेटली आपकी डिक्रीज इन इक्विटी कैसे होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट में अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम अपने जेन में लेकर आए तो वहाँ पर एक्सपेंस प्रॉफिट को कम कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी इक्विटी कम हो रही होती है। ये पॉइंट समझ आ गया अब, क्योंकि प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ पे आना होता है, इक्विटी में आना होता है, और वो किसके थ्रू होके आता है, एसओसीआई से होकर एसओएफई में आता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव से निकल के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। और कोई डिविडेंड दे दिया या ड्राइंग्स होगी, तो ये भी आपके पास क्या है, एक्सपेंस है। ड्राइंग्स क्या थी, अगर ऑनर पैसा ले लेता है। डिविडेंड्स क्या है कि उन्होंने शेयर्स लिए हुए, उसके ऊपर आप उनको कोई फिक्स अमाउंट पे कर रहे हो। एसिड एक्सपेंस और ड्राइंग्स की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है। एसिड एक्सपेंस और ड्राइंग्स की नेचर क्या होती है हमारे पास, डेबिट होती है। और डेबिट अगर बढ़ रहा हो तो इसको डेबिट ही करते हैं, और अगर डेबिट को हमने कम करना हो, डेबिट को कम करना है, नीचे लेके जाना है, तो डेबिट को कौन सी चीज़ कम कर सकती है, क्रेडिट। जैसे पॉजिटिव को क्या कम करेगा, नेगेटिव। इसी तरह एसिड एक्सपेंस ड्राइंग्स की नेचर हमारे पास क्या होती है, डेबिट होती है, और डेबिट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल की नेचर हमारे पास क्या होती है, क्रेडिट होती है। अगर क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो मजीद क्रेडिट करेंगे, अगर क्रेडिट को कम करना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये लंबी बहस हम रेगुलर क्लासेस में कर कर आए हुए हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं चीज़ों को। ये जी अब हमारे पास एग्जांपल आ रही है। स्टार्टेड अ बिजनेस विद इतने रुपीज़ कैश एंड इतने रुपीज़ इन बैंक। एंट्री क्या आपके जेन में आ रही है, वो एंट्री यहाँ पर काइंडली बता दीजिए। क्या एंट्री आपके जेन में आ रही है, स्टार्टेड अ बिजनेस विद 7500 कैश में और 900000 किस में, बैंक में। क्या करोगे, बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहली एंट्री क्या करोगे। यहाँ पे आपके पास अकाउंट्स भी आ सकते हैं, पर्टिकुलर्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपने बना लिया डेबिट, यहाँ पे आपने बना लिया क्रेडिट। अब पहली एंट्री पास क्या करनी है वो बताओ।
कैश को डेबिट कर देंगे जी 7500 से, ओके कैश डेबिट। उसके बाद बैंक में पैसा आया तो अपना एसेट बढ़ा, उसको भी डेबिट कर देंगे 9000 से, हो गया। क्रेडिट किसे करोगे? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया, जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो ओनर पैसा लेकर आया होगा, ओनर पैसा लेकर आया से क्या मतलब है कि आपके पास कैपिटल आया है, तो कैपिटल को क्रेडिट किससे कर देंगे? इन दोनों के सम से। ऐसा ही है, कोई चीज जो समझ ना आई हो। नेक्स्ट, लोन लिया जी हमने KLM बैंक से, और ये लोन लिया है हमने चेक में, तो हुआ क्या होगा? पहली चीज तो ये कि ये अपनी है लाइबिलिटी, ठीक है। पैसे आए, क्या कैश में आए? नहीं, बैंक में आए। एसिड आया, एसिड बढ़ गया, तो एसिड को क्या कर दोगे? डेबिट, हो गया, बैंक डेबिट हो गया, बैंक इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट दूसरी एंट्री, क्रेडिट किसे करोगे? पेएबल्स को। लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, बैंक लोन को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। भाई हमने कंप्यूटर लिया है कैश के ऊपर, यहां पे हुआ क्या है? एक एसिड इंक्रीज हुआ, दूसरा एसिड डिक्रीज हुआ, जबरदस्त, बेहतरीन, सही बताया आपने। अब इसकी एंट्रियां भी पास करवा दो। कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट, किस अमाउंट से? इस अमाउंट से। समझ आ रही है? गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर चीजें ली हैं ABC से इतने रुपीस की, क्या करोगे? उधार पर चीजें ली हैं इतने रुपीस की, क्या करोगे? परचेजेस की हैं, बिल्कुल सही, परचेजेस ही की है ना, परचेजेस को क्या करोगे? डेबिट, परचेजेस डेबिट कर दो। क्रेडिट किसे करोगे? क्रेडिट किसे करोगे? ट्रेड पेबल को। ABC हमारा क्या बन जाएगा? पेबल बन जाएगा, तो ट्रेड पेबल को क्रेडिट कर दिया, सिंपल, जबरदस्त। आगे, अब ऑनर साहब कैश ले गए इतने रुपीस का अपने पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स होगी, ड्राइंग की नेचर क्या होती है? डेबिट, सिंपल, डेबिट कर दिया। लेके क्या गए? कैश, कैश को क्रेडिट कर दिया। कहाँ से लेके गए? बैंक से लेके गए, तो बैंक से, कैश इन हैंड से लेके गए तो यहाँ बैंक की जगह कैश हो जाता। और अगर यही ड्राइंग्स गुड्स की होती तो गुड्स को क्रेडिट कर देना था, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देना था। कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ जो समझ ना आई हो? अच्छा, चैप्टर 1 के अंदर एक अकाउंटिंग साइकिल को एक्सप्लेन किया गया, जहां पर उसने बताया कि अकाउंटिंग साइकिल किस किस स्टेप से हो के जाता है। सबसे पहले आप क्या करते हो? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, ट्रांजैक्शन को आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो? आप उनको फिर बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जो आपके पास बुक्स हैं उनमें आप उनको पोस्ट करते हो। फिर उन बुक्स से आप टी अकाउंट यानी कि लेजर में पोस्ट करते हो। फिर लेजर से उन चीज़ को उठाकर ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और फिर ट्रायल बैलेंस से लास्ट पे जाके आप स्टेटमेंट्स बनाते हो, फाइनेंशियल पोजीशन की जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको आप बनाते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? सिंपल ट्रांजेक्शन। सिंपल ट्रांजेक्शन क्या होती हैं? जो बिल्कुल सिंपल होती हैं, जैसे हमने बाइंग एंड सेलिंग आइटम्स किए कैश के ऊपर, हमारे पास सिंपल ट्रांजेक्शन है। कुछ हमारे पास कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होती हैं, जैसे हमने जो है वो कोई आइटम सेल की, फिर एजेंट को भी इन्वॉल्व किया, उस एजेंट्स को भी कमीशन दिया, फिर पेमेंट्स जो है वो हमने इंस्टॉलमेंट के ऊपर की, फिर उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट भी रखा, तो ये कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है। तो आपसे पूछ सकते हैं MCQ में सिंपल ट्रांजेक्शन क्या है, कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन क्या है। ऑन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? जो सिंगल हो, जैसे आपने लैंड लिया, बिल्डिंग ली, और फिर आपने फैक्ट्री उसके ऊपर सेटअप कर ली अपनी, तो ये क्या है? एक सिंगल ओकेजन है, सिंगल ट्रांजेक्शन है। इसी तरह ऑन गोइंग जो रेगुलर बेसिस के ऊपर चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, मंथली रेंट दे रहे हो, या आपके पास क्या है? चलती जा रही है रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रांजेक्शन चलती जा रही है, ये ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन है। कैपिटल ट्रांजेक्शंस जो लॉन्ग टर्म नेचर्स की हों, जैसे आपने प्रॉपर्टी ली, प्लांट्स लिया, इक्विपमेंट्स लिया,
तो ये आपके पास लॉन्ग टर्म्स नेचर की हैं, कैपिटल आइटम्स हैं आपके पास। रेवेन्यू आइटम्स जो शॉर्ट टर्म्स नेचर की हों, नॉर्मल साइकिल और बिजनेस ऑपरेशन के अंदर यूज होती हूँ, वो आपके पास क्या है, रेवेन्यू आइटम्स हैं। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ऐसा खर्चा जो कि आपकी एसेट की लाइफ को बढ़ा देता है, वो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपकी एसेट की लाइफ को इम्प्रूव कर देता है, वो आपके पास कैपिटल खर्चा। और ऐसा खर्चा जो दिन ब दिन का खर्चा है, डे टू डे ऑपरेशन का खर्चा है, वो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंस है। अगर कोई सी एग्जांपल देखना चाहता है तो जाकर उसमें देख ले, मैंने कंप्लीट डिटेल में जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं एससी लर्निंग चैनल के ऊपर, वहाँ पे जाकर देख ले। इसको कंप्लीट डिटेल में हमने इसकी कंप्लीट डिटेल में जो है इसकी एग्जांपल्स को हमने सॉल्व किया वहाँ पर। जैसे अगर मैं आपके साथ कैपिटल की कुछ एग्जांपल शेयर करूं, आपने जो है वो इंजन ही चेंज करवा लिया अपनी बाइक का। पहले बाइक की लाइफ थी 10 साल, इंजन चेंज कराने के बाद उसकी लाइफ होगी 20 साल। तो ये क्या है, कैपिटल नेचर है, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या किया है, आपने जो है वो लोन लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है, ये आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने कोई और काम किया है जो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, यानी कि आपने मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा जी, स्मॉल बट एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव टू अ मैन्युफैक्चरिंग मशीन विच इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द मशीन बाय 15%। कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन उससे हुआ क्या, मशीन की जो आउटपुट है वो 15% बढ़ गया। अब ये कौन सी नेचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही, समझ आ गई। अच्छा, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे एससी लर्निंग के ऊपर, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर एक जो है वो लेक्चर नंबर 6 होगा, चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 6। हर चैप्टर के वहाँ पे अलग अलग लेक्चर्स आ रहे होंगे, 1 2 3। तो जो चैप्टर नंबर 1 का जब लेक्चर नंबर 6 होगा, वो इसका थ्योरेटिकल जितना भी थ्योरी का पोर्शन चैप्टर 1 के अंदर है, वो तमाम वहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो एससी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आपने चले जाना है, उसको आपने ले लेना है, आपको वहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो ईजिली समझ आ जाएंगी। जो भी इसमें थ्योरी की चीज़ें, अगर वो आई कैप आपसे एमसीक्यूज में थ्योरी की चीज़ें पूछ लेता है, तो आप वहाँ पर जाकर जो है वो इजीली उसको देख सकते हैं। इसके अलावा एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपको PRC 1 से लेके PRC 5 तक के टेस्ट सेशन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहुत ही मिनिमम फ़ीस के अंदर, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। उसके बाद आपसे लास्ट में फुल बुक टेस्ट भी लिया जाएगा। फुल बुक टेस्ट जो है वो आपके पास तकरीबन 100 मार्क्स का है, और चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो आपके पास 50 से लेकर 80 मार्क्स तक जो है उनको अलॉट किया गया है। जो चैप्टर छोटे हैं वो तकरीबन 40 से लेकर 30 मार्क्स तक हैं। तो इस हिसाब से ये टेस्ट बने होंगे। आप जाकर जो है वो एससी लर्निंग के फ़ोन नंबर के ऊपर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको जो है वो टेस्ट सेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टेस्ट लाजमी दें, इंतहाई मिनिमम फ़ीस है। आई थिंक सो PRC 4 की शायद उन्होंने रखी हुई है 400 फ़ीस, तो वो 400 फ़ीस आप लोग पे कर ही सकते हैं आराम से, या 350 फ़ीस होगी, तो वो फ़ीस पे करें, जाके टेस्ट दें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। ये रखी हुई उन्होंने 400 फ़ीस रखी हुई है PRC 4 की, ठीक है। ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप जो है ये नहीं लेना चाहते, तो उनके PRC 1 से लेकर PRC 5 तक तमाम सब्जेक्ट का 500 के अंदर फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ और फुल बुक भी अवेलेबल है। यानी कि 5 के 5 सब्जेक्ट का एक ही दफ़ा आप ये पैकेज ख़रीद लेंगे, और वो आपको PRC 1 से लेकर PRC 5 तक का फर्स्ट हाफ बुक का, सेकंड हाफ आपकी किताब का, और आपको फुल बुक, यानी कि 3 टेस्ट देंगे हर सब्जेक्ट के, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, जिसमें आपको फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ उनका 80 मार्क्स से लेके 100 मार्क्स तक है, बिल्कुल आई कैप के पैटर्न के हिसाब से। और जो उनका फुल बुक है वो बिल्कुल आई कैप के पैटर्न के हिसाब से 100 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो ये आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। हम आगे चलते हैं जी चैप्टर 2 की तरफ। अल्लाह का नाम लेकर जो है वो अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं।
ताकि चैप्टर 2 के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर सकें। अच्छा, चैप्टर 1 के अंदर आप लोगों ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जिन जिन जो यूज़र्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपने डिस्कस पढ़ लेने हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने आपको पहले ही बताया 13 मिनट का वो लेक्चर जिसमें तमाम चैप्टर 1 की थ्योरी को मैंने डिस्कस किया हुआ, वो लेक्चर भी आप जाके यूट्यूब चैनल के ऊपर, ऐसी लर्निंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर जो है वो ले सकते हो। अच्छा, कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में तो पूछ लो। चलो, एक ऐसी जर्नल में आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन अदर लाइबिलिटी एंड अदर लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन एंड अदर लाइबिलिटी, इसकी कोई एग्जांपल दे दो मुझे। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स बाय यूजिंग अ बैंक लोन, सही है, बिल्कुल सही, आपने एग्जांपल दी है। आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है ना, बिल्कुल सही, आपने भी सही एग्जांपल का आंसर दिया। अच्छा, एक और, डिक्रीज इन एसिड, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एसिड भी डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। हाँ, पेबल को पैसे दे दिए, सही है। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर थ्रू अ बैंक, सही है। डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसिड, ऑनर ने पैसे ले लिए, सही है, कैश विड्रॉल। ओके, इंक्रीज इन एसिड, डिक्रीज इन अदर एसिड, अभी पीछे एग्जांपल सही कहा आपने, कंप्यूटर परचेज किए थे, सही है। अच्छा, चैप्टर 2 हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपकी बुक के लास्ट में ना स्टिकी नोट्स दिए हुए हैं, उसको भी रीड कर लेना, वो भी पूरे चैप्टर की एक समरी होती है। चैप्टर 1 के अंदर आपकी बुक में लास्ट में उन्होंने जो है वो स्टिकी नोट्स दिए हुए हैं, वो तमाम जो आपका जितना भी चैप्टर है उस तमाम चैप्टर की समरी दी होती है। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहो तो स्टिकी नोट्स को जाकर रीड कर लो। चैप्टर 2 हमारे पास बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। अच्छा जी, हमारे पास सेल डे बुक होती है, सेल रिटर्न डे बुक होती है, परचेज डे बुक होती है, परचेज रिटर्न डे बुक होती है, कैश बुक या पैटी कैश बुक होती है, और हमारे पास जो है वो जर्नल होता है। जो चीज़ कहीं पे भी नहीं पोस्ट होती वो जाकर हम कहाँ पे पोस्ट करते हैं, जर्नल्स वगैरह में जाकर जो है हम उसको पोस्ट करते हैं। क्या, सेल डे बुक, जितनी भी क्रेडिट के ऊपर आपने कस्टमर को सेल की होगी वो आप सेल डे बुक में रिकॉर्ड करोगे। और उसके बाद आप क्या करते हैं, क्या सेल इनवॉइस इशू करते हो कस्टमर को। क्या इशू करते हो, सेल इनवॉइस इशू करते हो कस्टमर को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सेल रिटर्न डे बुक, जितनी भी उधार वाली चीज़ें कस्टमर से रिटर्न हो रही हैं उनको आप क्या करोगे, सेल रिटर्न डे बुक में लिखोगे। और सेल रिटर्न डे बुक को आप क्या कर सकते हो, रिटर्न इनवर्ड, या रिटर्न आ रही है आपके पास आपके घर में इनवर्ड, तो क्या है, रिटर्न इनवर्ड। और इसके ऊपर आप क्या करोगे, क्रेडिट नोट इशू करते हो। क्या इशू करते हो, क्रेडिट नोट इशू करते हो। नेक्स्ट, परचेज बुक, जो भी चीज़ें आप बिजनेस के लिए उधार पर परचेज करते हो उसको आप कहाँ पे लिखते हो, परचेज डे बुक में। क्रेडिट पर सप्लायर से लेते हो तो आप परचेज डे बुक में लिखते हो। और इसके लिए आप क्या आपको मिलती है, सप्लायर से परचेज इनवॉइस मिलती है। सप्लायर आपको क्या देता है, परचेज इनवॉइस देता है। और परचेज रिटर्न डे बुक में आप क्या करते हो, जो भी आप सप्लायर को रिटर्न करते हो चीज़ें, रिटर्न आउटवर्ड, बाहर को निकाल रहे हो ना, अपने घर से बाहर को चीज़ें निकाल रहे हो तो रिटर्न आउटवर्ड, उसके ऊपर आप क्या करते हो, क्रेडिट नोट रिसीव करते हो या आप डेबिट नोट इशू करते हो। ये याद रखना, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि परचेज रिटर्न डे बुक में क्या आप क्रेडिट नोट रिसीव करते हो और डेबिट नोट इशू करते हो। तो आप दोनों काम करते हो, क्रेडिट नोट रिसीव भी कर सकते हो या डेबिट नोट इशू भी कर सकते हो। बाकी कहीं पर भी और लेके कोई और डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, इसलिए आपको कह रहा है उसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना। तो ये बात समझ आ गई, उधार पे लेन देन हो रहा है तो इन 4 किताबों में लिखेंगे,
अगर उधार पर ख़रीद रहे हैं या उधार पर बेच रहे हैं। और अगर कैश पे कुछ हो रहा है, कैश पे सेल हो रही है, कैश पे परचेज हो रहा है, तो कहाँ पे जाएगा? कैश बुक या पैटी कैश बुक में जाएगा। कैश पे सेल हो, कैश पे परचेज हो, कोई एक्सपेंस वगैरह कैश पे दिया हो, कैश से लेना देना जितना भी हो, या किसी क्रेडिट कस्टमर को या क्रेडिट सप्लायर को पैसे वगैरह दिए हों या आए हों, कैश के जितने भी मामलात हैं वो कहाँ होंगे? कैश बुक में या पैटी कैश बुक में। अगेन बता दूं, क्रेडिट कस्टमर या क्रेडिट सप्लायर से पैसे आए हों या उसको दिए हों, तब भी कैश बुक में ही ये चीज़ें लिखनी है। और इसके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट हो सकती है आपके पास चेक्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जर्नल। जो ट्रांजैक्शन इन 5 जो ऊपर किताबें दी हुई हैं इनमें नहीं आती, वो फिर कहाँ पे आती है? जर्नल में। जैसे कोई आपने नॉन करंट एसेट ले लिया उधार पर ले लिया, अब इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जर्नल में। और इसके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? इनवॉइस, बिल, या कोई भी ऑथोराइज डॉक्यूमेंट। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है कि किस सोर्स से देखकर आपने ये चीज़ लिखी है, किस जगह से देखकर आपने ये चीज़ अपनी बुक्स में लिखी है, वो इसका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जब आप ऑडिट वगैरह करने जाते हो तो आप उनको कहते हो ले आओ जी अपना तमाम सामान। तो अगर आप उनकी सेल डे बुक चेक कर रहे हो और सेल डे बुक को देखने के लिए काउंटर चेकिंग कर रहे हो, कोई उसकी बैक एंड पे चेक करना चाह रहे हो, तो वहाँ से कोई सैंपल सेलेक्ट करते हो और जाकर उसको सेल इनवाइस से कंपेयर करते हो कि आया जो सेल इनवाइस में टोटलिंग लिखा हुआ था वही इसने सेल डे बुक में लिखा है, या यहाँ पे कोई गलत एंट्री डाली हुई है जबकि उसकी इनवाइस मौजूद ही नहीं है। समझ आई? तो ये इसका सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है। अच्छा, कैश सेल की हमने, ये कौन सी बुक में आएगी? कैश बुक में। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसके लिए हमने कैश लेकर आए हैं 10 मिलियन, ये कहाँ पे जाएगा? कैश बुक में। उधार पर चीज़ें ली हैं हमने एससी लर्निंग से, कौन सी बुक में जाएगी? परचेज डे बुक में। उधार पर हमने चीज़ें सेल की हैं, कौन सी डे बुक में जाएगी? सेल डे बुक में। अब हम पढ़ने लगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी हैं अकाउंट फॉर सेल के लिए, और कब कब हम एंट्री करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। सेल कोटेशन। ऑर्डर देने से पहले कस्टमर को सेल कोटेशन भेजता है। जैसे हमारी कंपनी है एससी लर्निंग, इसको ऑर्डर देने से पहले हमारा स्टूडेंट हमें कोटेशन भेजेगा, क्या आपके पास इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं, जिसने हमें कोटेशन सेंड की। फिर क्या होगा? फिर हम उसको बता देंगे कि हमारे पास ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। अगर तो वो हमसे सेटिस्फाई होगा, उसको पता होगा हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो हमें क्या करेगा? सेल ऑर्डर भेजेगा। अच्छा, सेल कोटेशन में कोई लेन देन हुआ नहीं, तो इसकी कोई एंट्री नहीं लिखनी हमने, इसका डबल एंट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना। सेल ऑर्डर की बात करूं अगर मैं आपके साथ, तो अब उसने हमें ऑर्डर भेजा है, ना हमने उसको कुछ चीज़ें भेजी हैं ना कुछ हुआ है, तो कोई डबल एंट्री के ऊपर अभी भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। फिर क्या हुआ? गुड डिस्पैच नोट। हमने क्या किया? उसने हमें सेल ऑर्डर भेजा कि जी मैं ये ऑर्डर प्लेस करता हूँ। फिर हमने क्या किया? हमने कस्टमर को बताया कि जी हम गुड डिस्पैच कर रहे हैं, आपकी ये गुड्स आपको भिजवा रही है, तो हमने गुड डिस्पैच नोट इशू कर दी। अभी चीज़ें नहीं बुझाई, तो क्या कोई एंट्री करेंगे? नहीं, डबल एंट्री पे इसका भी कोई इफेक्ट नहीं। फिर हमने साथ डिलीवरी नोट भी अटैच कर दिया। जो हमारा ट्रक ड्राइवर था उसको कहा कि भाई जब वहाँ पे जाओगे तो ये उनको नोट दे देना, वो उसके ऊपर साइन वगैरह कर देंगे, जिससे बता देंगे कि जी हमें ये चीज़ें मिल चुकी हुई हैं, और साथ हम उसको सेल इनवॉइस भी इशू कर देंगे।
जब हम सेल इनवाइस इशू करेंगे तब हम अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, तब हमारी सेल हो जाएगी। और सेल इनवाइस के अंदर हम रिक्वेस्ट करेंगे कस्टमर से कि जी ये आपको हमने गुड्स डिलीवर की हैं, अब आप हमें जो है इसके एवज जो पैसे देने हैं, जो भी पेमेंट देनी है वो हमें दे दें, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हमारे डिसाइड हुई होंगी वो सेल इनवाइस के ऊपर हम अपनी एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर स्टेटमेंट है, नेट अमाउंट ऑफ ऑल इनवाइसेस इशू लेस कैश रिसीव बाय द कस्टमर अप टू द पॉइंट इन द टाइम। तो इसके ऊपर भी हम कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिट नोट इशू करते हैं। और क्रेडिट नोट हम कब इशू करते हैं? जब हमें कस्टमर से कोई रिटर्न होती है गुड्स, तब हम क्या करते हैं? क्रेडिट नोट इशू करते हैं। और इसकी एंट्री तो हम करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास चीज़ आ जाएगी तो हमारी सेल तो नहीं होगी, तो सेल को रिवर्स करेंगे और इन्वेंट्री को बढ़ा देंगे। तो ये सारी सिचुएशंस हैं। अगर अभी भी किसी कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है एससी लर्निंग के चैनल के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स माइट बी यूज्ड इन अ सिस्टम डिजाइंस टू अकाउंट फॉर सेल, इस नाम से वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो सेल डे बुक का सोर्स क्या है? इनवॉइस। और सेल रिटर्न डे बुक का सोर्स क्या होगा? क्रेडिट नोट। अब हमारा जो सप्लायर है या जो बिजनेस हम जिस चीज़ का कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो हम क्या करेंगे? अपने कस्टमर को डिस्काउंट देंगे, जिसे हम कहेंगे ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट कस्टमर को देते हैं, वो हमारे पास क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड होगा। या जो है हम उसको ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट हम कब देंगे? कि कस्टमर हमारे पास आया, हमारी सीट के ऊपर बैठा हुआ है, उस टाइम ही हम उसको कह देते हैं कि जी आपको ट्रेड डिस्काउंट है, आपको इतना डिस्काउंट है, वैसे हम मार्केट में ये 100 रुपये की बेच रहे हैं, आपको 95 की बेच दें। तो निगोशिएशन से, बातचीत से कोई प्राइस में कमी आ जाए उस टाइम के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या? हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। जैसे कस्टमर ने हमारे साथ निगोशिएट किया और हमने उसको 5% डिस्काउंट दे दिया और उसको कहा कि ये चीज़ आपको 95 में मिल जाएगी, तो 95 से हम उस चीज़ को अपनी रिकॉर्ड कर लेंगे, अपने रेवेन्यू को 95 से रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट में हमारे पास दो मेथड नहीं है, नेक्स्ट में हमारे पास दो मेथड है। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या है कि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, उसने डिस्काउंट ले लिया, तो हम इसको 95 पर रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट। यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं? डिस्काउंट ऑफर कर लेते हैं ताकि जो हमारा कस्टमर है उधार वाला, वो हमें जल्दी पे कर दे। इसलिए हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं कि अगर तुमने 10 दिन के अंदर हमें पेमेंट करा दी तो हम 10% डिस्काउंट देंगे, और अगर 10 दिन के बाद तुमने पेमेंट की तो डिस्काउंट तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हो। इसको रिकॉर्ड करने के आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि आप रेवेन्यू को फुल अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड कर लें, ग्रॉस पे। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको नेट पे रिकॉर्ड कर लें। जैसे आप इसको रिकॉर्ड कर लें, 10,000 की अगर आपने कोई चीज़ बेची है और आप उसको कहते हो कि तुमने मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पे करना है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बंदा 10 दिन के अंदर पे नहीं करेगा, तो अब हम इसको फुल अमाउंट से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिसीवेबल टू रेवेन्यू 10,000, रिसीवेबल टू रेवेन्यू 10,000। और अगर जब वो हमें पेमेंट दे देता है 10 दिन के बाद दे देगा, तो हम उसको उसी तरह रिकॉर्ड कर लेंगे बैंक टू रिसीवेबल या कैश टू रिसीवेबल, क्योंकि उसने यहाँ पर डिस्काउंट नहीं लिया। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि वो डिस्काउंट नहीं लेगा लेकिन वो डिस्काउंट ले लेता है, तब एंट्री क्या हमारे पास पास होगी? तब हम क्या करेंगे? पहली तो एंट्री यही पास करेंगे ना, रिसीवेबल टू रेवेन्यू, क्योंकि तब हमने सोचा था कि वो इसको नहीं लेगा, 10,000 डेबिट और रेवेन्यू 10,000 से क्रेडिट, लेकिन उसने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी। अब क्या करेंगे? कैश हमारे पास कम आया होगा, 500 रुपया अगर हम डिस्काउंट देते लेट्स सपोज, तो 9,500 रुपया हमारे पास कैश आया होगा। रेवेन्यू को अब हमने कम करना है, क्योंकि रेवेन्यू हमने किससे रिकॉर्ड किया होगा? 10,000 से, उसको 500 से कम कर देंगे और रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे।
नहीं समझ आई तो कंप्लीट डिटेल में एग्जांपल के साथ मैंने इसको समझाया हुआ है, इसी नाम से वो उसके ऊपर डिस्काउंट के नाम से, सच डिस्काउंट के नाम से वो लेक्चर होगा चैप्टर 2 का, उसको जाकर आप देख लेना एससी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे, ये आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। अभी ये रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं आपको मज़ीद डेप्थ के अंदर नहीं लेके जा रहा, सिर्फ चीज़ों को रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम रेगुलर सेशन के अंदर ये चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है वो 5 मिनट की ब्रेक लेंगे, क्योंकि अजान हो रही है, तो अजान के एहतराम में हम 5 मिनट की यहाँ पे ब्रेक लेंगे, फिर आगे जो हम इसको कंटिन्यू करेंगे।
जी तो बच्चों आगे चलते हैं। डिसऑनर्ड चेक, ऐसा चेक जो बैंक आपका उस चेक को नहीं मानता, उसको ऑन नहीं करता, इसको हम क्या कहते हैं, ये डिसऑनर्ड चेक है हमारे पास, जिसके ऊपर बैंक कोई पेमेंट ना दे, उसे हम क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड चेक है। और इस जब चेक आपका डिसऑनर्ड हो जाता है तो उसके ऊपर आपने जो एंट्री पास की उसको आपने रिवर्स करना होता है। मतलब आपने एंट्री में क्या किया होगा, अपने रिसीवेबल को कम कर दिया होगा और अपना एसिड जो है बैंक उसको बढ़ा दिया होगा। तो आपने जब एंट्री पास की होगी तब क्या की होगी, बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन अब आपने इस एंट्री को रिवर्स करना है और आप डेबिट करोगे आप रिसीवेबल को और क्रेडिट करोगे आप बैंक को। अब हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स जो यूज होते हैं परचेज के लिए। अच्छा, जब हम परचेज करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना जो सप्लायर है उसको कोई परचेज रेक्विजिशन भेजेंगे कि क्या ये चीज़ इसके स्टॉक में पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो वो हमें बताएगा हाँ ये हम चीज़ मेरे स्टॉक में पाई जाती है या नहीं पाई जाती, तो इसके ऊपर कोई डबल एंट्री हम नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोटेशन एंड अप्रूवल। हम एटलीस्ट 3 सप्लायर से कोटेशन मंगवा लेंगे, उसमें से जो हमें सही लगेगी उसको हम परचेज ऑर्डर दे देंगे। तो इस सिचुएशन के ऊपर भी कोई लेन देन नहीं हुआ तो कोई डबल एंट्री हम यहाँ पर भी पास नहीं करेंगे। फिर परचेज ऑर्डर देंगे कि ठीक है जी अब आप हमें ऑर्डर प्लेस कर दो, इसके ऊपर भी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, गुड रिसीव नोट्स, जो उसने ट्रक ड्राइवर के हाथ भेजा होगा उसको हम रिसीव करेंगे, उसमें हम बता देंगे कि जी ये चीज़ें हमें मिल गई हैं, जिसे हम GRN कहते हैं। और ये फिर GRN गुड रिसीव नोट जो है ये हम किसको सेंड कर देंगे, अपने अकाउंट स्टाफ को, और वो चेक करेंगे कि आया जो चीज़ें उसने हमें भेजी थी वही चीज़ें हमारे पास हैं या कोई गलत चीज़ तो नहीं आ गई। 10 HP के लैपटॉप ही हमारे पास हैं या 10 डेल के लैपटॉप तो नहीं इसने हमें भेज दिए, तो उससे हमारे अकाउंटेंट इसको चेक कर लेंगे। जब हमें परचेज इनवॉइस आएगी तब हम अपनी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, उससे पहले अपनी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और स्टेटमेंट में क्या है, इसमें क्या होगा, सप्लायर शो कर रहा होगा कि अभी तक भी हमने उसके कितने पैसे देने हैं, तो इसकी भी हमें कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्रेडिट नोट रिसीव्ड, अगर हमने उसको कोई चीज़ रिटर्न किया तो उसके इवज़ हमें क्या करेगा, वो क्रेडिट नोट रिसीव करेंगे हम लोग सप्लायर से, और तब हम अपनी एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इन 2 सिचुएशन में हम अपनी एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो परचेज डे बुक का सोर्स क्या है, इनवॉइसेस, और परचेज रिटर्न डे बुक का क्रेडिट नोट। और यहां पर क्या होता है, हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, क्योंकि हम चीज़ें परचेज कर रहे हैं तो अब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे। और डिस्काउंट रिसीव किससे करते हैं, सप्लायर से हम लोग डिस्काउंट रिसीव करते हैं। या ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, जो उसी टाइम हमें सप्लायर जो है वो प्राइस के अंदर कोई रिडक्शन कर देता है तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट हमें मिलता है, जो कि अगर हम अर्ली पेमेंट उसको कर देंगे तो उसके इवज़ हमें सप्लायर जो है वो अर्ली पेमेंट की बेसिस के ऊपर हमें वो डिस्काउंट देगा। इसमें हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये कि क्या हम अर्ली पेमेंट का एडवांटेजेस लेना चाहते हैं या नहीं। अगर तो नहीं लेना चाहते तो हम अपनी अमाउंट ग्रॉस अमाउंट से पेबल को रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हम लेना चाहते हैं तो फिर ग्रॉस से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर डिफरेंशियल रिकॉग्नाइज एज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर अगेन डिटेल में एग्जांपल वो ME वाली थी जो मैंने एक्सप्लेन की थी रेगुलर क्लासेस में, वो अगर आपको जाके देखनी है तो वो देख लें। डिस्काउंट के नाम से वहाँ पे लेक्चर होगा 9 से 10 मिनट का, उसके अंदर मैंने वो एग्जांपल डिस्कस की हुई है, वो जाकर आप देख लें। ठीक है, समझ आ गई, चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। टाइप ऑफ कैश बुक, तो जी कैश बुक की कितनी टाइप्स होती हैं, लो एक बच्चा लिख रहा है 3 टाइप्स होती हैं। सर जी 4 होती हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक, ये हमारे पास होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक। अब देख लेते हैं इन सब के फॉर्मेट को। वैसे अगर आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करें तो सिंगल कॉलम में क्या होता था, सिर्फ कैश का होता था, 2 कॉलम में कैश और बैंक का होता था,
3 कॉलम में कैश, बैंक और सारा डिस्काउंट का होता था, और पैटी कैश क्या जो रोज़मर्रा के खर्चे वगैरह होते थे उसके लिए हम बनाते थे। ऐसे ही है। ये हमारे पास आ रही है जी सिंगल कॉलम कैश बुक। ये हमने टी अकाउंट बना लिया, यहाँ पे कैश, ठीक है। एक साइड इसकी क्या होती है, रिसीव्ड साइड, दूसरी साइड इसकी क्या होती है, पेमेंट साइड। तो क्रेडिट साइड क्या होगी इसकी, पेमेंट साइड, और डेबिट साइड इसकी क्या होगी, रिसीव्ड साइड। तो ये वाली साइड इसकी रिसीव्ड साइड है, और ये वाली साइड इसकी क्या है, पेमेंट साइड है। और यहाँ पर आएगा क्या, इसी तरह डेट, डिटेल्स, क्योंकि सिंगल कॉलम है तो सिर्फ कैश, और यहाँ पे भी इस तरह डेट, डिटेल्स, कैश। मेड अ सेल ऑन कैश, कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पर, यहाँ पे सेल लिख लोगे, यहाँ पे कैश की अमाउंट लिख लोगे। परचेज अ फर्नीचर ऑन कैश, कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे, क्योंकि पेमेंट की है तो वो यहाँ पे लिख दोगे। कोई कैश पे बिल पे किया वो कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे। सैलरी पे किया कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे। कोई रेंट पे किया कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे। कोई क्रेडिटर को पेमेंट दिया सप्लायर को, कहाँ पे, यहाँ पे। कोई रिसीवेबल से पैसे आए हैं, कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे। नेक्स्ट, 2 कॉलम। 2 कॉलम में क्या होगा, एक नया कॉलम आ जाएगा बैंक का, ये नया कॉलम आ गया हमारे पास बैंक का। इसमें भी इसी तरह ये इसकी पेमेंट, ये इसकी रिसीव्ड साइड हो जाएगी, और ये इसकी पेमेंट साइड हो जाएगी। अच्छा जी, कैपिटल आया बैंक के अंदर, कहाँ पे, यहाँ पे। रेंट दिया कहाँ पे, यहाँ पे। कोई कैश में पैसे दिए, कोई हमने एडवर्टाइजमेंट चलो कर ली, यहाँ पे। कोई मोटर व्हीकल परचेज की, यहाँ पे। कोई ड्राइंग्स की, यहाँ पे। ड्राइंग्स कैश में की हो, बैंक में की हो, तो उस कॉलम में इसकी अमाउंट। फिर हमारे पास आती है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। ये क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये इनकम है। ये डेबिट साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई 3 कॉलम। फिर हमारे पास आ जाती है पैटी कैश। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें एक थ्रेशोल्ड रखा होता है कि इतने पैसे जो हैं वो आपके पास कैश इन हैंड रहेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास 3,000 रुपये आपके पास कैश इन हैंड रहेगा, और इससे जो है वो आप इसको अपने हाथ में रखोगे, और इससे छोटे मोटे खर्चे आप करोगे। जैसे आपने कोई जो है वो विंडो साफ़ करने वाले को पैसे दे दिए, आपने जो है वो कोई चाय वाले के पैसे दे दिए, कोई स्टेशनरी वाले के पैसे दे दिए, कोई आपने एक छोटा मोटा खाना मना मंगाया उसके पैसे दे दिए, कोई पेपर वगैरह मंगाए, कोई पेट्रोल डाला बाइक में। ये छोटे मोटे ऑफिस के खर्चे होते हैं, छोटे मोटे, ये सारे इसी से आप जो है वो पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो, पैटी कैश डे बुक में आप लिखते हो। यहाँ पे इसका आता है डेट, यहाँ पे डिटेल्स आती हैं, यहाँ पे टोटल रिसीव्ड जितने पैसे आपको मिले होते हैं, तो हमें मिले कितने, 3,000, तो यहाँ पे हमारे पास 3,000 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे डेट, जिस डेट को हमने खर्चा किया होता है उसके आगे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिटेल लिख देंगे कि जी हमने पेट्रोल डलवाया या जो भी किया उसके लिए हमने जो पैसे दिए वो यहाँ पे टोटल आता जाएगा, और यहाँ पे उन सब की चीज़ें यहाँ पे आती रहेंगी। अगर हमने फूड तो यहाँ पे खाली फूड, तो फूड का यहाँ पे टोटल, और अगर हमने यहाँ पे 4, 5, 6 चीज़ों के पैसे पे किए हैं, इनका सारों का सम यहाँ पे टोटल के कॉलम है। समझ आ गई। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर जाकर इसका जो है वो बैलेंस आ जाएगा, जिसे हम जो है वो कैरी डाउन कहते हैं। वो जितने पैसे हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है, जितने कम होंगे अगला महीना शुरू करने के लिए वो फिर हम लाकर शुरू कर लेंगे। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है, एक कंप्लीट कंप्रीहेंशन एग्जाम्पल आ गया है, जिसके अंदर हमने डिटेल के अंदर तमाम चीज़ों को यहाँ पर हैंडल करना है, तमाम डे बुक्स में इसको पोस्ट करना है। रेलिवेंट डे बुक्स में हमने इसको पोस्ट करना है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, एक्सेप्ट जर्नल। जर्नल में नहीं हमने इसकी एंट्री पास करनी। तो इसको यहाँ पे आप पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करना है। पढ़ ले सारे इसको एकदम।
अच्छा 3 फ़ेब को क्या हुआ, बॉट्स और गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर चीज़ें ली हैं उधार पर, तो ये कौन सी बुक में जाएगी, परचेज डे बुक में जाएगी। ठीक है, आगे हमने क्या किया, परचेज अ गुड्स इन बल्क, 15 डे के उधार के ऊपर हमने जो है वो परचेज़ किया, और हमने क्या कहा है कि जी उसकी प्राइस इतनी थी, जबकि नेट जो है वो 5% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है हमें 5%। तो अब किस पे रिकॉर्ड करोगे, 5% डिस्काउंट लेकर जो है रिकॉर्ड करोगे या क्या करोगे, या ग्रॉस पे रिकॉर्ड करोगे। उधार पर हमने चीज़ें ली हैं 15 डेज के क्रेडिटर पर, किससे, इससे। और नेक्स्ट कोई 15 डेज में कहीं पे भी हमने पेमेंट नहीं की, इसका क्या मतलब है कि हम जो है वो लेने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो इसको हम किस पे रिकॉर्ड कर देंगे, ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर देंगे, किस में, परचेज डे बुक में। आगे कैश पर चीज़ें बेची हैं, कहाँ पर जाएगी, कैश डे बुक में। ठीक है, आगे ये कहाँ पर जाएगी जी, 15 वाली, कैश में, किस साइड पर, पेमेंट साइड पर। आगे ये 18 वाली किधर जाएगी, अब प्रोबेबल है कि कभी क्या कर लेगा, डिस्काउंट ले लेगा। अब ग्रॉस पे लिखोगे कि नेट पे, नेट पे लिखोगे, तो इसका 2% लेके नेट करके क्या है ये अमाउंट, 269500, उस पर आप इसको रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, आगे इसका क्या करोगे, 18 फ़ेब, 10% डिस्काउंट, 10% कॉस्ट प्लस पे, उधार पर हमने चीज़ें बेची हैं इसको, और गुड्स की कॉस्ट क्या है ये। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊं, गुड्स हमने कॉस्ट प्लस पे बेची है, कॉस्ट प्लस पर। जब कॉस्ट प्लस यूज़ करेगा इसका मतलब ये क्या है, जो गुड्स की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 100% होगी, 100% होगी आपके पास। मतलब इससे प्लस पे बेचा तो सेल में 10% ऐड करके, तो सेल क्या होगी, 110%। इसको हम मार्कअप भी कहते हैं, मार्कअप भी कहते हैं। और मार्जिन क्या होगा, सेल पे। इसका आसान तरीका ये है कि आप इसका एक फार्मूला लिख लें, जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। अगर आपसे मार्कअप और मार्जिन का सिस्टम पूछे, अगर तो वो कह दे कि ये मार्कअप पर है, तो आपने इसको 100% लेना है, सेल को। या तो आपको ये फाइंड आउट करने को कहेगा या आपको ये फाइंड आउट करने को कहेगा, कोई एक चीज़ दे देगा। और जीपी अगर उसने 25 दे दिया, तो यहाँ पर आप सेल क्या होगी, 125। ठीक है, समझ आई ये बात। और अगर वो आपको कह दे ये मार्जिन है, तो सेल क्या होगी, 100%। और आपको जीपी अगर दे दे 10%, तो कॉस्ट क्या होगी, 90। समझ आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, पहले इसको क्लियर कर लो। क्लियर हो गया। एक चीज़ और समझाने लगा आपको यहाँ पर, वैसे तो आप ये क्यूएम में भी समझ के आ ही गए होगे। कॉस्ट क्या है हमारे पास, ये है, और कॉस्ट है हमारे पास क्या, 100%। हमने जाना है सेल पर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से, तो हम ऑटोमेटिकली कहाँ पे पहुँच जाएंगे, सेल पे पहुँच जाएंगे। और अगर हमें दी होती सेल, तो हमने देख लेना उसकी परसेंटेज कितनी है। अगर ये हमारे पास होती सेल, या इसकी जो है वो हम आंसर निकाल के इसकी सेल यहाँ पर लिखते हैं, क्या आंसर आता है यहाँ पर,
इसका आंसर बता दो क्या आता है। ट्रिपल जीरो भी लगा लो ना इसके साथ यहाँ। हाँ जी, क्या आता है? 173,800। ये सेल है। तो अब हमने अगर कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? ये खुद क्या है? 110%। 110 ही है ना, 110 है। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। ये समझ आई? पॉइंट समझ आया? साथ वो वाला पॉइंट भी समझ आया? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। अगर आपसे मार्कअप या मार्जिन का किस्सा पूछे तब भी आप इसको हैंडल कर सको। अच्छा, 25 में बताओ क्या हुआ? कैश बुक। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ये 3 फैब। तो 3 फैब को हमने कहाँ पर लिखा? अपना परचेज डे बुक में। ये हमारे पास डेट आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए? सप्लायर्स आ गए। यहाँ पे हमारे पास रुपीज़ आ गई। और अगर कोई इनवाइस नंबर दी होती तो यहाँ पे इस कॉलम में हमने इनवाइस नंबर भी लिख देना था। ये इसका टोटल आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया? समझ आ गई पॉइंट? और क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं ले रहे थे, हम विलिंग नहीं थे, तो हमने इसको ग्रॉस पे यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट, सेल डे बुक में कौन कौन सी एंट्रियाँ जानी थी? ये 2 जानी थी। तो ये 2 हमने यहाँ पर सेल डे बुक में लिख ली। एक को हमने यहाँ पे नेट ऑफ करके लिख लिया। ये आ गया हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको हमने 98% करके यहाँ पे लिख दिया। और हमें लग रहा है कि कभी साहब जो है ये डिस्काउंट ले लेंगे, तो फिर हमने इसको नेट पे लिख लिया। और अगर हमें लग रहा था नहीं ले रहे तो फिर ग्रॉस पे लिख लेते। और यहाँ पर हमने कॉस्ट दी हुई थी, हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया? सेल प्राइस निकाल दिया। आगे कैश बुक में ये क्या हमारे पास? रिसीव साइड। ये क्या? पेमेंट साइड। एक ही पेमेंट की थी हमने 15 फैब की। 15 फैब की जो पेमेंट की थी वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। और रिसीव हमने क्या किया था? 8 को गुड सोल्ड की थी कैश पर, तो यहाँ पे आ गया कैश। और ये हमारे पास आ गया कैश की अमाउंट। और 25 को हमने क्या किया था? चेक रिसीव किए थे 2 लोगों से, और इससे ये दोनों कहाँ पे आ गए? बैंक में आ गए। ठीक है, क्लियर होगी चीज़ें? समझ आ गई? अच्छा, एक चीज़ जो है वो यहाँ पर आपकी बुक में पेज 54 पर वाउचर्स हैं। तो सेल डे बुक का वाउचर टाइप क्या होगा? सेल वाउचर। इसको हम जो है वो सेल इनवाइस भी कहते हैं। परचेज डे बुक का क्या होगा? परचेज वाउचर, जिसे हम परचेज इनवाइस भी कहते हैं। सेल रिटर्न डे बुक का क्या होगा? सेल रिटर्न वाउचर, जिसे हम क्रेडिट नोट इशू भी कहते हैं। और परचेज रिटर्न डे बुक का क्या होगा? परचेज रिटर्न वाउचर, जिसे हम क्रेडिट नोट रिसीवेबल भी कहते हैं। और कैश बुक का वाउचर क्या होगा? पेमेंट वाउचर या रिसीव्ड वाउचर होगा। और जर्नल का क्या होगा? जर्नल का हमारे पास जर्नल का जर्नल वाउचर होगा। ठीक है, और वाउचर होता कैसे? यहाँ पर जो है उसने वाउचर बताया हुआ, उसमें सीरियल नंबर होती है, डेट होती है, और आपके पास अगर आप पेमेंट का कर रहे हो तो किसको पे कर रहे हो वो होता है, उसका अकाउंट नंबर होता है, अमाउंट इन वर्ड्स होती है, चेक नंबर होता है, कैश में कर रहे हो, चेक में कर रहे हो, अमाउंट लिखी होती है, कौन बना रहा है, कौन इसको अप्रूव कर रहा है, कौन इसको रिसीव कर रहा है, उनके सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर होते हैं। इसी तरह अगर आप पैसे ले रहे हो तो रिसीव फ्रॉम कौन रिसीव कर रहा है, अकाउंट लिखा होता है, अमाउंट इन वर्ड्स लिखी होती है, अगर चेक या कैश है तो वो मेंशन होता है। तो इस तरह ये बनता है। ठीक है, और जर्नल में क्या होता है? आप कोड लिखते हो, अकाउंट की डिस्क्रिप्शन लिखते हो, डेबिट या क्रेडिट लिखते हो, फिर अगेन लास्ट पे वही यहाँ पर आपसे प्रिपेयर बाय, चेक बाय या ऑथराइज बाय। तो एमसीक्यूज में आपसे इस तरह पूछ सकता है कि पेमेंट वाउचर जो है क्या वो प्रिपेयर बाय, अप्रूव बाय, रिसीव बाय होता है, उनके साइन लिए जाते हैं या नहीं। लेकिन रिसीव्ड के अंदर सिर्फ 2 लोग आते हैं, रिसीव बाय और चेक बाय। तो हो सकता है इससे आपसे एमसीक्यूज बना ले, इसको अच्छी तरह मद्देनजर रख लेना। ये याद रखना कि रिसीवेबल में सिर्फ 2 होते हैं, रिसीव बाय, चेक बाय, जबकि पेमेंट में 3 होते हैं, प्रिपेयर बाय, अप्रूव्ड बाय, रिसीव्ड बाय। और जर्नल या में क्या होता है?
प्रिपेयर बाय, चेक बाय, ऑथराइज बाय। ये याद रखना, बाकी तो सिंपल है, वो तो आपको पता है कि अगर पेमेंट कर रहे हो तो पेड टू, और अगर रिसीव कर रहे हो तो रिसीव फ्रॉम होगा। और तो इसमें कोई जो है वो ट्रिकी पॉइंट नहीं है, इन चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देख लेना, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट जो चैप्टर 2 के अंदर आपका रह गया हो, कोशिश तो यही की है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो तमाम यहाँ पर आपके साथ जो है वो क्लियर करवा दूँ। कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है जी, इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिवीजन सेशन में अगले 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे हम। अल्लाह हाफ़िज़।